हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 8th साइंस फ्रिक्शन। इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स कवर करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। पहले क्वेश्चन में हमें फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। सो फर्स्ट इज फ्रिक्शन अपोजेस द डैश बिटवीन द सरफेस इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। तो हमें पता ही है कि फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जो कि अपोज करती है किसे? इट अपोजेस द मोशन बिटवीन द सरफेस, जो एक दूसरे के कांटेक्ट में हो, मोशन को रोकती है वो। ठीक है, तो मोशन शुड बी द राइट आंसर। इसके बाद है फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द डैश ऑफ द सरफेस। तो देखिए इसमें वैसे तो मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं, बट फिर भी कि वो सरफेस का नेचर कैसा है, लाइक स्मूथ है, रफ है, उस बात पे फ्रिक्शन का मतलब असर पड़ता है। सो फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस। फिर है फ्रिक्शन प्रोड्यूस डैश। तो फ्रिक्शन क्या प्रोड्यूस करता है? फ्रिक्शन जब भी होगा इट प्रोड्यूसेस हीट। ठीक है, स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड डैश फ्रिक्शन, यानी कि अगर आप एक कैरम बोर्ड पे पाउडर छिड़कते हो तो फ्रिक्शन पे उसका क्या असर पड़ता है? उसकी वजह से फ्रिक्शन आपका रिड्यूस हो जाता है। सो स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर कैरम बोर्ड पे इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन। ओके, नाउ स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डैश देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। व्हाट डज दैट मीन? जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है ना, स्लाइडिंग फ्रिक्शन आपको पता ही, जब सरफेस पे दो सरफेस एक दूसरे पे स्लाइड कर रही है। और स्टैटिक फ्रिक्शन जो उसको जब कोई चीज रेस्ट में है, जो उस टाइम पे फ्रिक्शन ने उसे रोका हुआ है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमेशा लेस होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से, ये बात आपको याद रखनी है। ओके, नाउ 4 चिल्ड्रन वर आस्क्ड टू अरेंज फोर्सेस ड्यू टू रोलिंग, स्टैटिक एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन ऑन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर। यानी 4 बच्चों को बोला गया कि आप लोग अरेंज करेंगे फोर्सेस किसकी वजह से? पहले रोलिंग, स्ट्रेटिंग, स्लाइडिंग ऑन द बेसिस ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी सबसे ज्यादा कब है, फिर थोड़ा कम कब है, फिर सबसे कम कब है, उसके हिसाब से जो करेक्ट अरेंजमेंट क्या होगा। तो आपको भी पता है सबसे ज्यादा फ्रिक्शन जो होता है वो होता है स्टैटिक। ठीक है, स्टैटिक के बाद आ जाता है स्लाइडिंग, स्लाइडिंग के बाद वैसे फ्लूइड आता है, बट इसमें क्योंकि ऑप्शन नहीं है तो इसमें हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं रोलिंग। तो उसके हिसाब से स्टैटिक, स्लाइडिंग, रोलिंग के हिसाब से हमारा यहाँ पे कौन सा सेट बैठ रहा है? सी शुड बी द राइट आंसर। ओके, नाउ अलीदा रन्स हर टॉय कार ऑन अ ड्राई मार्बल फ्लोर, वेट मार्बल फ्लोर, न्यूज़पेपर एंड टॉवल स्प्रेड ऑन द फ्लोर। तो अलीदा ने क्या किया, अपने जो टॉय थे, टॉय कार थी, उसको रन किया एक ड्राई मार्बल फ्लोर पे, एक वेट मार्बल फ्लोर पे, न्यूज़पेपर पे और टॉवल बिछा हुआ था उसके ऊपर। The force of friction acting on the car on different surface is increasing order will be, यानी कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट कर रही है कार पे डिफरेंट सरफेसेस में और इंक्रीजिंग ऑर्डर में, वो हमें सेट करना है। तो आपको भी पता है जो चीज गीली होगी पानी की वजह से, ऑयल की वजह से, वहां पे सबसे आपका कम फ्रिक्शन होगा। ठीक है, तो सबसे कम इस पे है, दैट इज वेट मार्बल फ्लोर। बाकियों में ये भी ऑप्शन हो सकता है, ये भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि यहाँ पे हमें दिमाग में रखना है कि सबसे कम और उसके बाद सबसे ज्यादा। ठीक है, अब वेट मार्बल फ्लोर के बाद मार्बल फ्लोर, लेकिन जो ड्राई है उस पर थोड़ा सा और फ्रिक्शन होगा। उसके बाद न्यूज़पेपर पे थोड़ा और फ्रिक्शन होगा, और आपको पता है कि टॉवल कितना ज्यादा रफ होता है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन सबसे ज्यादा अमाउंट में आपको मिलेगा। ओके, नाउ सपोज यू राइटिंग डेस्क इज टिल्टेड अ लिटिल, मतलब आपको इमेजिन करना है कि जिसपे आप लिख रहे हो वो वाली राइटिंग डेस्क आपकी थोड़ी सी टिल्टेड है। ठीक है, यू हैव टू इमेजिन दिस कि ये टिल्टेड है। अ बुक केप्ट ऑन इट स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन। सपोज इसके ऊपर एक बुक रखी है जो स्लाइड होना शुरू हो गई। शो द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन इट। सो यहाँ पे क्या हुआ, अगर आपकी ये बुक नीचे की तरफ स्लाइड डाउन हो रही है तो डेफिनेटली फ्रिक्शन फोर्स इधर की तरफ उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। तो आपकी फ्रिक्शनल फोर्स जो है, फ्रिक्शन फोर्स ये है, ये अगर मूवमेंट इसकी स्लाइड डाउन की, फ्रिक्शन फोर्स क्या करती है, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करती है। तो हमें पता है कि वो बुक नीचे स्लाइड डाउन करेगी, तो फ्रिक्शन उसके जस्ट अपोजिट में काम करना शुरू कर। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यू स्पिल अ बकेट ऑफ सोपी वाटर ऑन अ मार्बल फ्लोर एक्सीडेंटली, वुड इट मेक इट इजियर और मोर डिफिकल्ट फॉर यू टू वॉक ऑन द फ्लोर? वाई? आपने क्या करा, सोपी वाटर का जो बकेट था वो आपने मार्बल फ्लोर पे गलती से गिरा दिया। अब आपके लिए चलना मुश्किल होगा या आसान हो जाएगा, क्या होगा? सो बेसिकली अब आपके लिए चलना यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा, यहाँ पे ना दिक्कत ये हो गई कि पहले आप चल पा रहे थे, लेकिन जब आपने सोपी वाटर डाल दिया
तो उसकी वजह से जो फ्रिक्शन है, जो एक्चुअली आपको हेल्प करता है चलने में, वो रिड्यूस हो गया। एंड जब वो रिड्यूस हो गया तो देर आर चांसेस कि आप पूरा की तरह से ना चल पाए और गिर जाए। तो क्योंकि जब आप सोपी वाटर गिरा देते हैं तो जो इंटरलॉकिंग होती है आपके पैरों के बीच में और फ्लोर के बीच में, वो कम हो जाती है। इट इज पॉसिबल टू वॉक ऑन द फ्लोर बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन प्रेजेंट बिटवीन अवर फीट एंड द ग्राउंड। यानी कि हम चल सकते हैं फ्लोर पे, जो फ्रिक्शन प्रेजेंट है हमारे फीट और ग्राउंड के बीच में। फॉर वॉकिंग वी पुश द ग्राउंड इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन। चलने के लिए हम क्या करते हैं, पुश करते हैं ग्राउंड को बैकवर्ड डायरेक्शन विद अवर फीट। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पुशेस इट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। गिव मी 1 मिनट। सो बेसिकली जब हम लोग किसी भी सोपी सरफेस पे यानी मार्बल फ्लोर पे अगर सोपी वाटर है उस पे चलने की कोशिश करेंगे, सो इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू वॉक, क्योंकि सोपी फ्लोर की वजह से जो इंटरलॉकिंग है ना और जो फ्रिक्शन फोर्स है वो अपने आप कम हो जाएगी। सो उस टाइम पे चलना मुश्किल हो जाएगा। एक्सप्लेन वाई स्पोर्ट्समैन यूज शूज विद स्पाइक्स। यानी कि जो स्पोर्ट्समैन होते हैं वो शूज क्यों यूज करते हैं, स्पाइक्स वाले। स्पोर्ट्समैन यूज शूज विद स्पाइक्स बिकॉज ऑफ द बेटर ग्रिप गिवन बाय स्पाइक्स वाइल रनिंग। क्योंकि स्पाइक्स आपको पता ही है, स्पाइक्स से क्या होता है ना, कोई भी चीज, सिंपल सी बात है, एक फंडा इसमें काम करता है, फ्रिक्शन हमें अच्छा चाहिए जिस टाइम पे हम खेल रहे हैं। फ्रिक्शन हमें ज्यादा अच्छा मिलेगा किसकी वजह से, स्पाइक्स की वजह से। तो स्पोर्ट्समैन यूज करते हैं शूज स्पाइक्स के साथ क्योंकि वो उन्हें बेटर ग्रिप देता है जब वो भागते हैं। ये इसलिए होता है बिकॉज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द शूज एंड द ग्राउंड इंक्रीजेस विद द हेल्प ऑफ स्पाइक्स। किस लिए हुआ ये, क्योंकि जो आपकी फ्रिक्शन फोर्स है शूज के बीच में और ग्राउंड के बीच में वो इंक्रीज होती है विद द हेल्प ऑफ स्पाइक्स। ओके, नाउ इकबाल हैज टू पुश अ लाइटर बॉक्स एंड सीमा हैज टू पुश अ सिमिलर हेवियर बॉक्स ऑन द सेम फ्लोर। हु विल हैव टू अप्लाई अ लार्जर फोर्स एंड व्हाई। यानी इकबाल को एक लाइटर बॉक्स और सीमा को एक हैवियर बॉक्स पुश करना है सेम फ्लोर पे। तो यहाँ पे क्या होगा ना, सिंपल सी बात है, जहां पे ज्यादा वेट होता है यानी कोई भी चीज जो ज्यादा हैवी होती है उस पे फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा रहता है। तो यहाँ पे सीमा को ज्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी फोर्स, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगी, क्योंकि जितना ज्यादा कोई हैवी चीज होती है ना उतना ज्यादा इंटरलॉकिंग होती है। ड्यू टू द इंटरलॉकिंग ऑफ द इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइजेस on the floor when a heavy object is placed. The interlocking of irregularities on the surface of the box and floor becomes strong. जब कोई चीज heavy होती है तो इंटरलॉकिंग स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ठीक है, इरेगुलरिटीज की वजह से इंटरलॉकिंग स्ट्रॉन्ग हो जाती है एंड वो फ्लोर इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि मूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ड्यू टू दिस, जो दो सरफेस हैं जो कॉन्टैक्ट में है वो एक दूसरे को अपने आप में बहुत हार्ड प्रेस करती हैं। तो जो हार्डर चीज है, मतलब जो हेवियर चीज है, उसको आपको मूव करने में ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक है। ये नॉर्मल रूल है कि अगर कोई हैवी चीज होगी तो उसके लिए ज्यादा मेहनत इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि इंटरलॉकिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है ड्यू टू ज्यादा प्रेस होने की वजह से, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे सीमा को ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। ये बताइए, एक्सप्लेन व्हाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। देखो, जब हम लोग बात करते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन की, मैं इसको क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही समझाऊंगी आपको। व्हेन इरेगुलरिटीज प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट गेट इंटरलॉक विद ईच अदर, फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले। मतलब वही, किसी भी चीज के बीच में जब इरेगुलरिटीज हैं और किसी सरफेस के बीच में वो प्रेजेंट है, आपस में जब वो इंटरलॉक होती हैं तब फ्रिक्शन आता है, ठीक है, फ्रिक्शन कम इनटू प्ले। नाउ यहाँ पे जो टाइम दिया होता है स्लाइडिंग के लिए, इंटरलॉकिंग के लिए बहुत कम दिया है। तो जब स्लाइडिंग हो रही होती है ना तो इंटरलॉकिंग का टाइम नहीं मिल पाता, वो जो स्टैटिक के केस में मिल जाता है वो यहाँ पे आपको टाइम नहीं मिलता है। एंड ड्यू टू दैट यहाँ पे क्या हो रहा है, लेस फोर्स इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम दिस इंटरलॉकिंग। ड्यू टू दिस रीजन स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पे लेस फोर्स चाहिए ओवरकम करने के लिए इस इंटरलॉकिंग को, इसीलिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन यहाँ पे लेस है एज कंपेयर टू स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। ये बात समझ में आई, क्योंकि स्टैटिक में इंटरलॉकिंग का प्रॉपर टाइम मिलता है, स्लाइडिंग में इंटरलॉकिंग का टाइम नहीं मिलता है। गिव एग्जांपल्स टू शो दैट फ्रिक्शन इज बोथ अ फ्रेंड एंड अ फो। आपको ये शो करना है कि जो फ्रिक्शन है वो दोस्त भी है और फो भी है। कैसे शो करोगे? एडवांटेजेस ऑफ द फ्रिक्शन, पहले तो हम फायदे बताएंगे कि फ्रिक्शन के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। फ्रिक्शन की वजह से हम लोग चल पाते हैं, गाड़ी चला पाते हैं, मूव कर पाते हैं, व्हीकल्स हमारे चल पाते हैं रोड के ऊपर क्योंकि फ्रिक्शन प्रेजेंट है। हम कोई भी चीज लिख पा रहे हैं, पेन यूज कर पा रहे हैं, पेपर यूज कर पा रहे हैं, जो नेल्स होती हैं दीवार में उसको हम लोग कहीं पे पुट कर पा रहे हैं, हम लोग अगर स्टेयर्स यूज कर पा रहे हैं जो दीवार के सहारे खड़ी है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। लेकिन अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? तो हमारे जो जूते होते हैं, क्योंकि जब फ्रिक्शन आती है ना तो फ्रिक्शन की वजह से हीट एनर्जी की फॉर्म में बहुत एनर्जी वेस्ट होती है।
तो टायर्स एंड सोल्स जो होते हैं वियर आउट हो जाते हैं, किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन हीट प्रोड्यूस करता है डिफरेंट पार्ट्स में, जिसकी वजह से इट कैन वियर एंड टियर और डैमेज द मशीन्स। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। एक्सप्लेन वाई ऑब्जेक्ट मूविंग इन फ्लूइड मस्ट हैव स्पेशल शेप्स। आपको ये समझाना है कि जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं फ्लूइड में, उनकी स्पेशल शेप्स क्यों होती है। देखो, आपको बताइए कि यहाँ पे जो हमारा फ्लूइड है, मतलब फ्लूइड यानी कि एयर एंड वाटर, ठीक है। सो सपोज इफ वी टॉक अबाउट किसी ऐसी शेप, जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एरोप्लेन का एक नॉर्मल मैंने इमेजिनरी शेप दे दिया, ये है नहीं। सपोज कोई भी चीज मूव कर रही है एयर में, तो आप देखिए एयर के बीच में और दिस पर्टिकुलर पॉइंट जो कि बहुत छोटा सा है, इस शेप होने की वजह से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो बहुत कम हो गया है, ठीक है। नहीं तो सपोज ये इसी तरह से होता, एरोप्लेन ऐसे जाता, तो ये एयर के साथ पूरा का पूरा कांटेक्ट में रहता, तो उसको मूव करना बहुत मुश्किल हो जाता। बट ड्यू टू दिस शेप, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जहां पे ये हवा इंटरेक्ट कर रही है बहुत थोड़ा है, तो उसकी वजह से फ्रिक्शन जो है वो बहुत रिड्यूस हो गया है। इसीलिए पानी में, एरोप्लेन में बर्ड्स की जो शेप होती है दैट इज स्ट्रीमलाइन शेप, जो बेसिकली हेल्प करती है मिनिमाइज करने के लिए ड्रैग को। ड्रैग मतलब हमारा फ्लूइड फ्रिक्शन, So when a body moves through a fluid, it experiences an opposing force which try to oppose its motion through the fluid. जब एक बॉडी मूव करती है एक फ्लूइड के थ्रू, तो वो एक अपोजिंग फोर्स को एक्सपीरियंस करती है, जो अपोज करती है मोशन को। द अपोजिंग फोर्स इज नोन एज द ड्रैग फोर्स। ये जो अपोजिंग फोर्स है इसको हम बोलते हैं कि ये ड्रैग फोर्स है। उसके बाद दिस फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द बॉडी। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये डिपेंडेंट है बॉडी की शेप पे, शेप ऑफ द बॉडी पे। By giving the object a special shape, the force of friction acting on it can be minimized. अगर आप इसे एक स्पेशल शेप दे देते हो, by giving the object a special shape, अगर आप उस ऑब्जेक्ट को एक स्पेशल शेप दे दो, तो वो जो फ्रिक्शन है ना वो मिनिमाइज हो जाता है और किसी भी बॉडी के लिए बड़ा आसान हो जाता है मूव करना। सो दैट इज द रीजन जो चीजें फ्लूइड में मूव करती हैं, एयर और वाटर में, दे हैव अ स्पेशल शेप, ठीक है, दैट इज स्ट्रीमलाइन शेप। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। सो दैट इज इट, हमने एक्सरसाइज खत्म कर ली है इस चैप्टर की। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप बाकी सारे चैप्टर्स या फिर एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वहां पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।